गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग राजा राम मोहन रॉय लेने जा रहे हैं और राजा राम मोहन रॉय के बारे में नटशेल फॉर्म में यदि बोला जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो भारतीय समाज के एक दिशा प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। और रॉय ने इस वैचारिक क्रांति की शुरुआत उस समय करी जब हमारा देश गुलामी की दास्ता को, गुलामी के जुए में जकड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और उस समय कोई किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकता था, समानता की बात नहीं कर सकता था। उस समय इस वैचारिक क्रांति की शुरुआत करके राजा राम मोहन रॉय ने आधुनिक भारत के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया और इस देश को, जो उस समय मध्ययुगीन दलदल में फंसा हुआ था, उसमें ऐसी जान फूंकी कि पूरी की पूरी जो भारतीय विचार और जीवन की धारा है वही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनमें राजा राम मोहन रॉय के द्वारा संचालित ब्रह्म समाज अपने आप में एक अग्रणीय स्थान रखता है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस ब्रह्म समाज को भारतीय सामाजिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की गई। राजा राम मोहन रॉय के अन्य विचारों को देखने से पहले अपन लोग थोड़ा सा उनकी व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। जो उनका व्यक्तिगत जीवन था, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी कार्यशैली थी, कार्य करने का तरीका था, जो थॉट था, उसके बारे में अपन लोग देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में न जाकर के अपन लोग सीधे सीधे शुरू करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय पैदा तो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुए थे। उन्हें नवाब के द्वारा उनके परिवार को राय की उपाधि दी गई थी। बाद में इसे एक संक्षिप्त राय के नाम से ही पुकारा जाने लगा। राजा राम मोहन रॉय अपने चाइल्डहुड से ही जबरदस्त प्रतिभा के धनी थे और उनकी शिक्षा के लिए इसी वजह से बड़ा ही श्रेष्ठ प्रबंध किया गया और बहुत ही अल्प आयु में बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत का एक बहुत अच्छा ज्ञान उनके द्वारा हासिल कर लिया गया। तत्पश्चात अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्होंने शुरू किया और 40 वर्ष की आयु तक आते आते इस अंग्रेजी भाषा के ऊपर उनका जबरदस्त कमांड हो गया, नियंत्रण हो गया। चूंकि ईसाई साहित्य का अध्ययन करना था उन्हें, तो ईसाई साहित्य के अध्ययन के लिए हिब्रू, लैटिन और यूनानी भाषा को भी उन्होंने सीखना प्रारंभ किया। तत्पश्चात संस्कृत भाषा सीखी और संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हुए। अरबी तथा फारसी के आधिकारिक ज्ञान के कारण ही उन्हें मौलवी की उपाधि दी गई। 1804 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर नाम की जगह पर एक सिंपल क्लर्क के रूप में कार्य की शुरुआत करी और अपनी प्रतिभा के दम पर अपने आप में आगे बढ़ने की जो उनकी लियाकत थी, उसमें रंगपुर की कलेक्ट्री में ही दीवान का पद प्राप्त कर लिया। 1814 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और इसके बाद वो धार्मिक उत्थान, रिलीजियस रिफॉर्मेशंस और सत्य शोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहना शुरू किया, जहाँ पर उनकी जो मुलाकात थी, जो भेंट थी, वो पश्चिमी विचारकों एच.एस. विल्सन, मैकॉले, विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट और एडम जैसे अंग्रेजी विद्वानों से हुई। यहाँ पर उन्होंने 1815 ईस्वी में ब्रह्म सूत्र का बंगला में अनुवाद किया और 1816 में केन और ईसोपनिषद का बंगला और अंग्रेजी अनुवाद किया।
यहाँ पर उन्होंने नारी अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू किया और बंगला में उन्होंने संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार नाम के 2 न्यूज़पेपर्स निकाले, जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज के जो विचार थे, जो आधुनिकता से परिपूर्ण थे उस वक्त के हिसाब से, जिसमें उदारतावाद, तर्कवाद और आधुनिकता के विचार परिपूर्ण थे, इन्होंने भारतीय चिंतन में क्रांति पैदा करी। राजा राम मोहन रॉय का जो पीरियड है, इसे हम ब्रिटिश संदर्भ में देखें तो ये वो पीरियड है जहां 1832 ईस्वी में रिफॉर्म्स एक्ट लागू हुआ, जिसका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्वागत किया गया और ये कहा गया कि उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सम्यकता की विजय है। अब हम लोग राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को देखने जा रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय का जो बेसिक कार्यक्षेत्र था, वो बेसिक कार्यक्षेत्र तो धार्मिक और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था, इसके सुधार से जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को राजनीतिक संदर्भों से कभी भी अलग नहीं किया। देश विदेश की, खासकर भारत और इंग्लैंड की राजनीति में उनको गहरी रुचि थी, गहरा ज्ञान था। राजनीतिक जागरण की दिशा में यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य तो नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, उन कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म दे करके उन्हें नवीन भारत का संदेश वाहक, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया बना दिया था। राजा राम मोहन रॉय के पूर्व पूरे देश में तो क्या, कलकत्ता जैसे महानगर में भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। जनता में अपने नागरिक अधिकारों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं था और विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने की बात कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे समय में राजा राम मोहन रॉय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार और समस्याओं के निदान ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखे। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को हम उदारवादी विचारों की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं और समाज सुधार के प्रति उनका जो उत्कट आग्रह था, उसने उनके पूरे के पूरे चिंतन को एक विलक्षण स्तर प्रदान किया, एक विलक्षण स्वरूप प्रदान किया। राजा राम मोहन रॉय के जो राजनीतिक विचार थे, उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संबंध में राम मोहन रॉय के विचार। राजा राम मोहन रॉय लॉक, ग्रोसियस और टॉमस पेन की तरह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता का समर्थन करते थे। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति धारण करने के अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे, लेकिन रॉय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को पश्चिमी तर्ज पर स्वीकार नहीं किया और इस दृष्टि से राजा राम मोहन रॉय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहते थे। इसीलिए वे राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा से पूर्णतः असहमत थे और उनका इस बात के ऊपर जोर था कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। विशेषकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो कुरीतियां व्याप्त थी, जो अन्यायप्रद परंपराएं थीं और अंधविश्वास का बोलबाला था, उसको देखते हुए उन्होंने राज्य और समाज सुधार के माध्यम से शैक्षणिक उन्नति आदि के लिए विधि निर्माण पर जोर दिया।
इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न करे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भी समर्थन करते थे। चूंकि वो जो समय था वो उपनिवेशवाद का समय था और इसीलिए राष्ट्रीय मुक्ति के आदर्श की चर्चा करते हुए उनका ये कहना था कि अंततोगत्वा यूरोपीय राष्ट्र तथा एशियाई उपनिवेश निश्चय ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। वस्तुतः रॉय को केवल भारत की ही नहीं अपितु विश्व में सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता को लेकर के एक सहानुभूति थी। उन्हें यूनानियों तथा नेपल्स वासियों की मांग से सहानुभूति थी। इसीलिए जब 1820 ईस्वी में नेपल्स में स्वेच्छाचारी शासन की पुनः स्थापना हुई तो राजा राम मोहन रॉय को इसका बहुत अफसोस हुआ। फ्रांस की 1830 की राज्य क्रांति ने उनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई और चार्ल्स दसम के शासन के उन्मूलन से रॉय बहुत ही आह्लादित महसूस करने लगे। इसी प्रकार से राजा राम मोहन रॉय भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अग्रदूत भी थे। राजा राम मोहन रॉय यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अंग्रेज जाति का संपर्क भारतीय जनता के लिए हितकर है। राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय के प्रति अंग्रेजों की निष्ठा में उनका गहरा विश्वास था। उनका यह निष्कर्ष था कि अंग्रेज बहुत ही बुद्धिमान और आचरण में दृढ़ तथा संयमित हैं। इसीलिए उनकी ये मान्यता थी कि भारत में जो अंग्रेजी शासन है वो भारतीय जनमानस में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रति आस्था उत्पन्न करने और भारत का आधुनिक संस्कृति से जीवंत संपर्क करने में सहायक होगा, जिससे कि भारत राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टि से विश्व के अन्य सभ्य देशों के स्तर तक पहुंच जाएगा। इस दृष्टि से यद्यपि रॉय ब्रिटिश सत्ता के समर्थक तो थे, लेकिन सरकार की निरंकुश शक्तियों के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां प्रदान करने का विरोध किया और ये कहा कि भारत के लिए बनाई जाने वाली जो नीतियां हैं, जो विधियां हैं, जो कानून हैं, वो ब्रिटिश संसद के द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। उनका आग्रह इस बात के ऊपर था, इस तथ्य पर था कि कार्यपालिका और विधायी शक्तियां एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। भारत में स्वराज्य की चेतना के विषय में उनका योगदान प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष था, परोक्ष था। उन्होंने भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन नहीं करते हुए भी भारतीयों में राजनीतिक जागृति के लिए जो प्रयत्न किए, उनसे भारत में स्वशासन और स्वराज्य के लिए चेतना का मार्ग अवश्य प्रशस्त हुआ। बाकी के जो उनके राजनीतिक विचार हैं उनको अपन लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। थैंक यू।